अलाउद्दीन खिलजी का देखिए स्थापत्य कला। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पूरब में अलाई दरवाजे का निर्माण किया। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। ये दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पूरब में अलाई दरवाजा। उसने और एक खास एक तालाब का भी निर्माण कराया। और एक खास एक तालाब का भी अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था दिल्ली में ही। अलाउद्दीन खिलजी देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा था उसकी ज्यादातर निरंकुश था। उसकी विजय और उसके विजय का कारण उसके 4 मुख्य सेनापति थे, जिनका नाम था देखिए उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान और मलिक काफूर। ये 4 ऐसे सेनापति थे जिनके कारण उसकी विजय हुई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, इतना निरंकुश शासक था कि मृत्यु के बाद फिर विद्रोह हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब की मृत्यु होती है, वो बीमार पड़ता है। उस समय मलिक काफूर दक्षिण में आक्रमण करने के लिए गया होता है। जब उसको एक खबर मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार है, तब वो आता है और अलाउद्दीन खिलजी के एक छोटे लड़के जिसका नाम रहता है शिहाबुद्दीन उमर, उसको गद्दी पर बैठा देता है। शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा देता है मलिक काफूर। और मलिक काफूर खिज्र खां की पत्नी, जिसका नाम रहता है देवर, जिसका नाम रामचंद्र की वो लड़की रहती है रामचंद्र राय की, उससे विवाह करता है। यानी खिज्र खां की पत्नी से विवाह कर लेता है। मलिक काफूर क्या कर लेता है? खिज्र खां की पत्नी से विवाह कर लेता है। खिज्र खां का विवाह रामचंद्र राय यानी देवगिरी के शासक के लड़की से विवाह हुआ होता है। आगे चल के वो एक और अलाउद्दीन खिलजी का जो लड़का रहता है मुबारक खिलजी, उसको मारने के लिए सैनिकों को भेजता है। लेकिन मुबारक खां खिलजी उस सैनिकों को अपना हार देकर और सैनिकों को अपने पक्ष में लेता है। आगे चल के मलिक काफूर की हत्या हो जाती है और गद्दी पर बैठता है मुबारक। मुबारक खिलजी का साल है 1316 से 1320। ये दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने खुद ही अपने को खलीफा कहा। ठीक है, इसने स्वयं अपने को खलीफा कहा और इसने अपनी उपाधि धारण की अल इमाम और उल इमाम। अल इमाम उल इमाम। ये शासक बिल्कुल इसमें शासक के गुण नहीं था। राज दरबार में ये क्या कहते हैं नृत्य करने लगता था और शासक से इसका कोई मतलब नहीं था। इससे क्या कहते हैं सभी लोग परेशान भी हो गए थे। इसने जितने भी सूफी संत थे जो अच्छा काम करते थे उनसे उसने धन वापस करने के लिए कहा। दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, उनसे इसने कहा कि आपको जो पैसा दिया है, आपके पास जो पैसा है वो हमको वापस दे दीजिए। तो ये मुबारक शाह खिलजी
और इसके निजामुद्दीन औलिया के बीच में भी मतभेद हो जाता है। ऐसे ही आगे हम बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक के बीच में भी हो जाता है। तो इसके समय ये संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हिंदू से इस्लाम धर्म में परिवर्तित एक व्यक्ति था नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो शाह और ये क्या कहते हैं मुबारक खिलजी, ये इसको बहुत मानता था। एक साथ ये लोग आपस में ही रहते थे और इस नासरुद्दीन खुसरो शाह के बिना ये रह नहीं पाता था। तो नासरुद्दीन खुसरो शाह को इसने अपने सारे कार्यभार दे दिए थे, बिना उसके वो काम भी नहीं करता है। अंत में नासरुद्दीन खुसरो शाह ही इस मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। इसका काल 1320 से 1320 ही कुछ महीने हैं। नासरुद्दीन खुसरो शाह इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण, पैगंबर का सेनापति नासरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण की। लेकिन नासरुद्दीन खुसरो शाह कुछ ही दिन शासन कर पाता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसका भी विरोध होने लगा। इसका सबसे ज़्यादा विरोध पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सीमा रक्षक के पद पर रह चुके गाजी मालिक करता है। गाजी मालिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मालिक यानी गयासुद्दीन तुगलक इसको हटा देता है और इसकी हत्या करवा देता है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको कहते हैं तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इनका काल है 1320 से 1325। देखिए ये नया वंश गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसके पिता बलबन के समय में, बलबन जब भारत में शासन कर रहा था तो इसका पिता सैनिक के पद पे उसकी नियुक्ति हुई थी, वो यहीं पे रहने लगा था। गयासुद्दीन तुगलक जब अलाउद्दीन खिलजी शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में अनेकों मंगोल आक्रमण हो रहे थे। उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत से अनेक आक्रमण हो रहे थे। तो एक मंगोल नेता था इकबाल बंद। ये मंगोल नेता था। जब इसने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ आक्रमण किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने उस समय अलाउद्दीन खिलजी की रक्षा की थी। उस रक्षा के फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने बहुत खास यानी सीमा रक्षक जो था इसको बहुत खास पद दे दिया और अपने करीब बना दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत वीरता से काम किया था और मंगोलों को हरा दिया था। तुगलक लोग करोन जनजाति के थे। करोन जनजाति के थे तुगलक वंश के लोग। करोन जनजाति के थे गयासुद्दीन तुगलक की भी माँ हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक की माँ हिंदू थी। जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो इसके सामने भी सबसे बड़ी समस्या थी कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। तो उसने प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए उसने भी जितने भी इक्तादार थे उसका गोपनीय ढंग से जांच करा दिया। जैसे इक्ता व्यवस्था किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने।
तो इल्तुतमिश ने लागू किया था उस इक्ता व्यवस्था की एक बार जांच बलबन ने कराई थी और 2000 इक्तादारों को समाप्त कर दिया था। इसने भी गोपनीय ढंग से इक्तादारों की जांच करा दी, गोपनीय ढंग से इक्तादारों की जांच कराई। इक्तादार पद कैसे समाप्त हो सकता था? छोटे छोटे राज को भूमि कर क्या कहते हैं देना था। जब वेतन नहीं था तो उनको भूमि देना था उसके बदले में, और भूमि से देने से वो आसपास के क्षेत्र में रक्षा का भी करते थे। जब कई प्रांत थे तो राजा एक जगह पे शासन करना संभव नहीं था, तो इसीलिए उसको पद इक्तादार दिया जाता था, उसको स्वतंत्र बना दिया जाता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं शासक के प्रति जिम्मेदार होता था। तो ये इक्तादार का पद खत्म नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी शासक के बाद कि वो ख़त्म कर सके, क्योंकि वो दिल्ली में है तो उसको बंगाल में कैसे नियंत्रण करेगा। तो वो अपना कोई खास व्यक्ति को ही इक्तादार का पद बनाता था। इक्तादार तो तब विरोध करते थे जब कोई दुर्बल शासक बैठता था, जब उनको भय रहता था तब वो विरोध नहीं करते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में अक्सर विरोध हुआ है, लेकिन शासकों ने उस पर नियंत्रण भी तो स्थापित किया है। कई शासकों ने नियंत्रण स्थापित किया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने भी इक्तादारों की जांच कराई और कई इक्तादारों को समाप्त किया। उसने सैनिक रजिस्टर की भी जांच कराई, वहाँ पे सैनिकों का वेतन दिया जाता था। सैनिकों के रजिस्टर की भी जांच कराई। गयासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली का शासक था जिसकी डाक व्यवस्था, उसने बहुत तरीके से डाक व्यवस्था को लागू किया। डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से इसने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि कर हमने बताया बढ़ा दिया था। उसने क्या किया कि जो 1/2 था उसको खत्म कर दिया। उसने ये आदेश दिया कि हाँ कर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक साल में अधिकतम 1/10 से 1/11 के बीच, यानी भूमि कर हटाकर 1/10 से 1/11 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, वार्षिक नहीं बढ़ाया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की जो पुरानी प्रणाली थी उसने एक प्रणाली को खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मापन यानी बिना पैमाइश के कर नहीं लेता था, इसने इसको हटा दिया। इसने एक नई प्रणाली लागू की, गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी देखिए, गल्ला बख्शी प्रणाली ये मोटे तौर पे किसान से अनुमान के आधार पर बंटवारा हो जाता था। जो फसल खेत में होती थी उस फसल का मोटे तौर पे बंटवारा हो जाता था। ये 3 तरह होता था, या तो खड़े फसल खेत में है उस समय बंटवारा हो जाता था, या खेत से काटने के बाद। दूसरा ये होता था, इसको 3 प्रकार का कहते हैं, जो लिख लीजिए, खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। ये पहला होता था जब खेत खड़ा, मतलब खेत में फसल है वो बांट दिया जाता है, खेत में ही बांटना, खेत में ही बांटना। दूसरा क्या था, खेत से फसल काट लिया गया और फसल को ले आया गया। ठीक है, गांव में फसल को ले आते हैं, उसके बाद फसल का बंटवारा आधा आधा कर दिया, वो क्या हो गया, लग बटा, यानी फसल काटने के बाद। तीसरा क्या है, रास बटाई, यानी उस गेहूं मतलब फसल से अनाज निकालने के बाद, यानी उसको हाँ अनाज निकालने के बाद
अनाज निकालने के बाद तो अलाउद्दीन की जो उसने पैमाइश प्रणाली थी उसको ख़त्म करके ये क्या कहते हैं गल्ला बख्शी प्रणाली उसने लागू कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी की जो दाग व्यवस्था थी, दाग प्रणाली भी अलाउद्दीन ने लागू की थी, वो वैसी ही थी, उसमें उसने परिवर्तन नहीं किया। घोड़े को दागने की प्रणाली, घोड़े को दागने की जो प्रणाली थी, दाग प्रणाली, उसको उसने जारी रखा, इसको उसने नहीं बढ़ाया, इसको उसने वही रखा, ये नहीं हटा। गयासुद्दीन तुगलक के समय बहुत ज़्यादा उसकी साम्राज्यवादी नीति का नहीं पता, यानी बहुत विजय नहीं थी उसकी। महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही 2 विजय है, वो भी उसके लड़के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। उसकी एक महत्वपूर्ण विजय थी वारंगल की विजय। वारंगल यानी तेलंगाना की राजधानी। उस समय तेलंगाना का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के 4 राज्य पे आक्रमण मलिक कफूर गया था। तेलंगाना प्रतापरुद्र देव सेकेंड ये शासक था। ये अलाउद्दीन खिलजी के भी समय था, इनके भी समय ये शासक था। तो पहले समझौता ये हुआ था अलाउद्दीन से कि ये कर भेजा करेगा, लेकिन बीच में जब राजा चेंज हो गया तो उसने कर भेजना मना कर दिया। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने लड़के मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल के खिलाफ आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करने के लिए गया और 6 महीने तक तो वो किले को नहीं जीत पाया था। वो जो वारंगल का किला है उसको 6 महीने तक पहले नहीं जीत पाया, 6 महीने तक नहीं जीत पाया। इसी बीच में ये अफवाह फैल गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक मारा गया, इसकी अफवाह फैल गई। यानी वारंगल आक्रमण के समय ये अफवाह भी फैल गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक मर गया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपना ये युद्ध का जो आक्रमण है उसको छोड़ना पड़ा, लौटना पड़ा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अफवाह था, इसलिए फिर वो लौटता है। और लौटने के बाद अंत में प्रतापरुद्र देव से समझौता करना चाहता है, वो नहीं मानता है, इसको हरा देता है और इसी पे प्रतापरुद्र देव की मृत्यु हो जाती है और दक्षिण का पहला राज्य शामिल कर दिया जाता है वारंगल। इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने शामिल नहीं किया था। ये देखिए उसने छोड़ दिया था, लेकिन इसने क्या किया? शामिल कर लिया, यानी जीत लिया। इसका शाउट का इसने शामिल कर लिया। 1 लाख रुपया इसने प्रतापरुद्र देव ने, वो तो 1 लाख टंका रामचंद्र देव ने दिया था जब देवगिरी पे आक्रमण वो दिया था। ठीक है, देवगिरी के आक्रमण के समय वो तो 1 लाख वो दिया था। ये तो क्या कहते हैं, पैसा नहीं दिया, ये तो हार गया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद और भी एक आक्रमण, इसका अंतिम आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक का होता है बंगाल पर। बंगाल में कई भाई रहते हैं, उन भाइयों के बीच में गद्दी के लिए विवाद होता है बंगाल में। बंगाल सदा से दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा ही रहता है। तो ना गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तब भी बंगाल में क्या कहते हैं 4 भाइयों के बीच में राजा कौन बनेगा इसकी लड़ाई चलती है। तो वहाँ नासिरुद्दीन बहादुर पर आक्रमण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में जाता है। बंगाल में जाता है और ये नासिरुद्दीन बहादुर को पराजित भी कर देता है बंगाल में। बंगाल को जीतने के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के लिए लौटता है। तो इसकी बंगाल विजय
की खुशी में दिल्ली के निकट अफगानपुर में एक समारोह आयोजित किया जाता है और उस अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया जाता है, लकड़ी का महल। और जब हाथियों का प्रदर्शन हो रहा था तो उसी प्रदर्शन के दौरान वो लकड़ी का महल गिर जाता है, उसी गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और तब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। कई विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या कहते हैं, मरवाया। इसमें इब्न बतूता भी कहता है। देखिए कथन कई बार आया है, इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हत्या करवाई थी। इसका कारण वो ये बताता है कि जिसने लकड़ी का महल बनवाया था उसका नाम था मोहम्मद अयाज। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक उसको वजीर बना देता है। इसीलिए वो कहता है कि जिसने बनवाया था वो उसका बहुत खास हो जाता है। वो बर्नी कहता है कि बिजली गिरने के कारण ये महल गिर गया था। तो लोग अपना अलग अलग मत देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक ही दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने नहर बनवाया था, यानी इसने शुरुआत की थी नहर की शुरुआत की सिंचाई के लिए। इसने सबसे पहले क्या कहते हैं, नहर व्यवस्था की शुरुआत की। आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहर बनवाने का श्रेय प्राप्त किया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही इसकी शुरुआत की थी, नहर प्रणाली की बनाने की। अब बैठता है गद्दी पे मोहम्मद बिन तुगलक। उसका काल रहता है 1387। तेरह सौ पच्चीस ईस्वी से 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक बैठा रहता है। इसकी एक उपाधि जूना खां, इसको गयासुद्दीन तुगलक ने दिया। इसको गयासुद्दीन तुगलक ने कुलुग खां की उपाधि दी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए इसमें ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा। इसको गणित, चिकित्सा, भौतिक, नक्षत्र, इन सभी विषयों का सबसे ज़्यादा ये ज्ञानी था मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे ज़्यादा, यानी ये सबसे ज़्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा था। लेकिन बाद में इसको पागल भी कहा जाता है। ठीक है, इतना पढ़ा लिखा था कि अपना प्लान बनाता ही रहता है और अपने प्लान में सबसे सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये कई विषय का पढ़ा था। इसके देखिए, राजनीति का मतलब है कि ये जो शासक बनता है तो क्या ये धर्म से अपना प्रभाव जमाता है कि नहीं। देखिए, ये ईश्वर नहीं, सुनिए हमारी बात, ये देवी उत्पत्ति को तो मानता है, ये मानता है कि ईश्वर के द्वारा ही इसको शासक बनाया गया है। लेकिन ये उलेमा को अपने शासन में नहीं हस्तक्षेप करने देता है। देखिए, दो चीज़ अलग अलग है। ये मानता है कि ईश्वर यानी देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता है। देवी उत्पत्ति जैसे बर्बर मानता था,
देखिए अलाउद्दीन नहीं मानता था, अलाउद्दीन कहता था देवी उत्पत्ति नहीं, आदमी अपने कर्म के अनुसार, अपने क्या कहते हैं वीरता के अनुसार राजा बनता है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, देवी उत्पत्ति, ईश्वर के अनुसार शासक बनाए। लेकिन फिर भी जो उलेमा लोग थे, उलेमा को हस्तक्षेप नहीं करने देता है, इसीलिए उलेमा इसके विरोध में भी रहते हैं, उलेमा को हस्तक्षेप नहीं करने देता है। शुरू में तो ये खलीफा को नहीं मानता था, लेकिन बाद में उसने अपने सिक्के पर खलीफा की जो मतलब अंकित कराया, खलीफा का नाम अंकित करवाया इसने सिक्के पर, सिक्के पर अंकित करवाया। दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष था, यानी सभी जातियों को वो क्या कहते हैं सम्मान देता था, धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष था। देखिए वो होली का त्योहार मनाता था, होली का त्योहार। जैन धर्म के कई विद्वान इसके काल में निवास करते थे। एक तो जैन प्रभु सूरी, कई लोग आए थे, जैन प्रभु सूरी, राजशेखर, ये सब जैन विद्वान हैं, जम्बू जी, ये सभी जैन विद्वान थे जिनको ये बहुत सम्मान देता था, इनको बहुत सम्मान देता था। जितने भी जैन विद्वान थे इनको दान देता था, इनको बहुत सम्मान करता था। तो यानी ये सभी धर्मों को सम्मान करता था, सभी धर्मों को ये सम्मान करता था। इसलिए सुल्तान की उपाधि क्या कहते हैं, उपाधि अलग इसने धारण की थी, अल उल मोमिनीन, इसकी उपाधि थी अल उल मोमिनीन, ये उपाधि। सुल्तान तो शासक को कहा जाता है, कोई व्यक्तिगत सुल्तान की उपाधि थोड़ा धारण करता था कि सुल्तान, वो तो शासक होते थे, ठीक है। ये शुरुआत की थी महमूद गजनबी के काल में, सुल्तान वो बनना तब वो सल्तनत काल शुरू हो गया था। तो अल उल मोमिनीन नामक ये उपाधि इसने अपनी क्या कहते हैं ये धारण की थी, अल उल मोमिनीन, और अलग अलग चीज इसको क्या कहते हैं स्वयं उपाधि प्राप्त हुई थी। खलीफा नहीं, बाद में प्राप्त की थी खलीफा। देखिए हमारी बात को ध्यान समझिए, पहले नहीं, शुरुआत में इसने खलीफा को नहीं तलचट किया, लेकिन बाद में मान्यता कैसे कोई मानेगा, मान्यता सिक्के पर आप क्यों फोटो छपवाएंगे, सिक्के पे तभी ना छपवाएंगे खलीफा का नाम, यानी आप उनको मान्यता देते हैं। कैसे पता चलता है कि आप इसको मान्यता देते हैं? इसीलिए खलीफा को तो मान्यता देता ही, बाद में उसने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित करवाया उसने। और खलीफा के दूत भी आए थे इसके मिस्र। इस समय देखिए खलीफा में पहले बगदाद में थे, बगदाद में जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो खलीफा के जो दूत थे वो बगदाद से आए थे। इस समय जो है मिस्र से थे, मिस्र में खलीफा के दूत आए थे, उनका इसमें सम्मान किया था। तो धार्मिक रूप से वो खलीफा का भी सम्मान करता था और धर्म निरपेक्षता कई अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। अब इसकी देखते हैं नीति। मोहम्मद बिन तुगलक नई नई योजनाओं का वो बनाता था। उसने देखा था कि दोआब क्षेत्र वो होता है जहाँ दो नदियों का क्षेत्र होता है। उसने सोचा कि वहाँ पे जहाँ दो नदियाँ बहती हैं वहाँ उत्पादन बहुत अधिक होता होगा, इसीलिए उसने दोआब में कर वृद्धि। इसकी 4 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी। पहला थी दोआब में कर वृद्धि, दूसरा था राजधानी में परिवर्तन,
5वां था कराची पराठा। देखिए पहला 2 आप में करो अलाउद्दीन खिलजी दोआब यानी क्या कहते हैं गंगा और यमुना के आसपास जो क्षेत्र था वहाँ पर उसने क्या किया कि कर बढ़ा दिया। उसने सोचा कि यहाँ उत्पादन अधिक होता है इसलिए किसान कर देने के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जब उसने कर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या कहते हैं अकाल आ गया। अकाल आ गया, कर बढ़ाते ही अकाल आया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और उस दिक्कत के कारण जो उसने कर बढ़ाया था वो उसको अपना जो योजना थी वो क्या करना वापस भी लेना पड़ा। लेकिन उसने देखिए भूमि राजस्व से ही संबंधित उसने किसानों की सहायता भी की। उसने किसानों की सहायता इसकी है कि लोन दिया, उसको ऋण दिया। उसको क्या कहते थे? सोनधर, बहुत इम्पोर्टेंट है सोनधर। किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसको सोनधर बोलते थे। किसानों को जो ऋण दिया जाता था है तकावी भी उसको बोलते थे, सोनधर भी बोलते थे, तकावी भी बोलते थे। सोनधर और तकावी एक ही चीज़ है, यानी ये लोन दिया जाता था ऋण। इसने क्या किया कि 60 वर्ग मील के एक क्षेत्र में एक फार्म हाउस बनाया और वहाँ पर उसने 70 लाख टका रुपया खर्च कर दिया और नई नई खेती उसने प्रचलन किया। ठीक है, गेहूँ के बाद गन्ना बोया, गन्ना के बाद क्या कहते हैं चावल, चना, इस तरह मतलब कई खेती की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस पर भी सफल नहीं हो पाया। तो इसकी जो क्या कहते हैं किसान यानी कृषि जो नीति थी वो विफल हो गई और सफल नहीं हो पाया, आखिर उसको बदलना ही पड़ा। दूसरा था राजधानी में बदलाव। इसने क्या किया? दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी इस समय महाराष्ट्र में है जिसको दौलताबाद भी कहा जाता है, यानी देवगिरी को राजधानी बनाया। देवगिरी के राजधानी बनाने का लोगों का अलग अलग है, लेकिन वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि दिल्ली में सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य इसी का था। सबसे बड़ा साम्राज्य पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। ऐसा माना जाता है कि 23 प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक के 23 प्रांत थे। तो दक्षिण में प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए ही उसने देवगिरी राजधानी बनाया। लेकिन अलग अलग जो राइटर हैं वो अलग अलग मत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहता था, इसलिए कुछ लोग कहते थे कि दौलताबाद केंद्र में है उसके साम्राज्य में, इसलिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग मत देते हैं। क्या चीज़? हाँ, उसका भी था कि आक्रमण से बचने के लिए वो साउथ में चला जाता है। तो ये कई लोगों ने अपना मत अलग अलग दिया। लेकिन तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है सांकेतिक सिक्के चलाने। सांकेतिक सिक्के चलाने का उद्देश्य क्या था? इसके पहले उसने कुछ देश ऐसे थे कि जहाँ पर सांकेतिक मुद्रा चल चुकी थी। उस समय दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी। ऐसा भी माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में चांदी की कमी हो गई। चांदी की कमी के कारण इसने क्या किया कि सिक्के चलाए। सिक्के किस धातु के थे इसके बारे में लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन सिक्के 2 धातु के, तांबे और कांसा। ज्यादातर तांबा सही है, तांबा या कांसा, ये 2 धातु के सिक्के उसने चलाए थे। उस समय जो सिक्के चलाए थे वो मिस्र में पीतल भी था, ठीक है, पीतल भी था। तो जो सिक्के थे बहुत साधारण सिक्के थे, यानी कोई भी व्यवसायी जो शराब यानी सोनार का काम करता था वो भी वो सिक्के बना सकता था। तो सिक्के बहुत आसानी तरीके से कहीं भी बन सकते थे। तो लोगों ने क्या किया, अपने बर्तन को तोड़ तोड़ कर सिक्के बना लिए। और इससे क्या हुआ
कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी समस्या हो गई, आर्थिक समस्या हो गई, और आर्थिक समस्या होने के कारण क्या कहते हैं इसको, अपनी जो ये योजना है ये बंद कर दी। चौथा है खुरासान। खुरासान देखिए इराक के आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पर क्या कहते हैं इसने योजना बनाई थी, कई शासकों के, वहाँ पे मिस्र के भी शासक थे और इराक का एक भागा हुआ शासक था, उसके साथ इसने योजना बनाई कि इस पे आक्रमण करेंगे, लेकिन बाद में वहाँ पे बदलाव हो जाता है खुरासान पे, तो उस पर क्या कहते हैं, इसके लिए इसने माना जाता है कि 3,70,000 सैनिक की भर्ती भी की थी और अग्रिम वेतन भी दिया इसने। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये योजना भी विफल हो जाती है। इसकी लास्ट योजना है कराची। कराची का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वो जाता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में उसके सैनिक ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। वो जाते तो हैं लेकिन उनको बड़ी समस्या होती है, वापस आते हैं, लेकिन अंत में ये योजना भी, यानी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे तो उसको अधिकार मिलता है लेकिन पूर्णतः अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए ये योजना भी इसकी असफल हो जाती है, ये भी असफल हो जाती है। तो जितनी भी इसने ये योजना बनाया, ये योजना उसकी असफल हो गई। इसके समय इब्न बतूता भाग आया था, मिस्र का या मोरक्को का राजदूत था, ये भारत में आया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक लिखी थी, रहला पुस्तक लिखी थी। इसी में इसने बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सोने का सिक्का चलाया था जिसको दीनार कहते हैं। सोने का सिक्का चलाया था जिसको दीनार कहते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। काजी का मतलब न्यायाधीश। काजी जो है न्यायाधीश होते थे। देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए। शासन में 3 प्रकार की चीज होती थी, जैसे काजी मतलब न्यायाधीश, उलेमा भी होते थे, और शासक। जब कोई धर्म के न्याय की बात होती है तो उलेमा से सलाह दिया जाता है। सुन रहे हैं? जैसे मानिए कोई धर्म की समस्या है, धर्म का कोई बात है तो उलेमा लोग राजा को सलाह देते थे। अगर धर्म की बात नहीं है, उस समय न्याय करना था तो काजी लोग न्याय करते थे, लेकिन सर्वोच्च न्याय राजा ही करता था। शासक स्वयं सर्वोच्च न्याय, वो धर्म का भी न्याय करता था और धर्म से इतर जो न्याय था वो भी करता था। तो सर्वोच्च न्याय करता था, शासक ही करता था। लेकिन कुछ लोग उलेमा को नहीं मानते थे, कुछ लोग अपने धर्म उसमें उलेमा को दखल अंदाजी नहीं करने देते थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं करने दिया। लेकिन अगर फिरोज शाह तुगलक देखिए तो उसने उलेमा की बात मानी, उलेमा ने जो कहा वही उसने काम किया, उलेमा की बात मानी। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उलेमा ने विद्रोह भी बहुत किया था। अब देखिए इसके काल में विद्रोह, सबसे अधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह, इतने विद्रोह हुए हैं कि वो एक जगह युद्ध को दबाने जाता था तो दूसरे जगह विद्रोह हो जाता था। बहुत अधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक विद्रोह। हम 2-3-4 विद्रोह आपको बता देते हैं। बहाउद्दीन, गुस्ताफ, ये इसका सौतेला भाई था।
इसने विद्रोह कर दिया दक्षिण में, कर्नाटक के गुलबर्गा नामक स्थान के पास एक था, वहाँ पर बहाउद्दीन गुलशाह, इसने गुलबर्गा या सागर वहाँ पे जगह है, वहाँ पर इसने विद्रोह कर दिया। और इसको विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ी समस्या हुई। बाद में इसको पकड़ा गया और इसकी हत्या करा दी गई। इसके काल में कई विद्रोह, बहराम विष्णु ने विद्रोह कर दिया। ये फिर मुल्तान में था, इसने विद्रोह कर दिया। बहराम विष्णु ने विद्रोह कर दिया। इसके काल का अंतिम विद्रोह किया तारगी ने। लगभग 26 विद्रोह हुए थे ऐसा माना जाता है। अंतिम विद्रोह किया तारगी ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ये गुजरात से सिंध तक गया। जब ये सिंध के रास्ते पे जा रहा था तभी इसकी मृत्यु, यानी तारगी के विद्रोह को दबाने से ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी सिंध में इसकी मृत्यु होती है। सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। काल में कई नवीन वंश, कई नए राज्यों का भी उदय होता है। इसी के काल में विजयनगर साम्राज्य का 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का क्या कहते हैं उदय होता है। इसी के काल में बहमनी वंश, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन ने 1347 ईस्वी में इसी के काल में बहमनी वंश की स्थापना हो जाती है। दक्षिण में इसी के काल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमीर सादा, या इसको कहते हैं सदाए, इन लोगों ने विद्रोह करते हैं। ये अमीर सादा 100 गांव पर एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। इन लोगों ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया। तो सर्वाधिक विद्रोह होता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, दक्षिण में सर्वाधिक विद्रोह होता है। इसी विद्रोह को दबाते दबाते ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया। योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया। पहला ऐसा शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अपनी यात्रा की। यात्रा की। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे और उन्होंने भारत में चिश्ती पंथ की स्थापना कर दी थी अजमेर में। तो ये पहला दिल्ली का शासक था जिसने यात्रा की। बाद में कई लोगों ने यात्रा की, अकबर ने भी यात्रा की, ठीक है, अकबर ने भी इसकी कई बार यात्रा की थी अजमेर। तो इसने यात्रा की। इसने बहराइच के दरगाह, बहराइच में किसकी दरगाह है? सलार मसूद, इसकी भी यात्रा की। बहराइच के सलार मसूद की भी इसने यात्रा की थी। अब इसको बंद कर दीजिए।